नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना काल में पीएम मोदी के मन की बात, डॉक्टरों और नर्सों को सेवा के लिए बधाई दी। देश अब खुल गया है, ज्यादा सतर्क रहें। टिड्डी दल किसानों का संकट बढ़ाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों को काफी नुकसान हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है मन की बात में, अम्फान तूफान से तमाम घर तबाह हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के साथ जारी जंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। कोरोना काल के दौरान ये तीसरा मौका था जब पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत मौजूदा स्थिति को लेकर की। उन्होंने कहा कि पिछली मन की बात के समय पैसेंजर ट्रेन, बसें, हवाई सेवा बंद थी। इस बार काफी कुछ खुल चुका है। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हो गया है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है। सुधीर सलूजा संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में सभी के सामूहिक प्रयास से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि सावधानी के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं, धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हो गए हैं, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो, इन सभी बातों का पालन करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई का रास्ता अभी लंबा है। एक आपदा जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, जिसका पहले भी कोई अनुभव नहीं है, और ऐसे में नई नई चुनौतियां और उसके कारण होने वाली परेशानियों का हम अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशवासियों के संकल्प के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारे साथ बड़ी ताकत से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि वो है देशवासियों की सेवा शक्ति। उन्होंने पंजाब के पठानकोट का उदाहरण देते हुए कहा कि दिव्यांग राजू ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई राशि से जो 3000 से अधिक मास्क बांटे और 100 परिवारों को खाना खिलाया। सेवा भाव से लोगों की मदद कर रहे ऐसे सभी लोगों की मैं प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने कहा ऐसे लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। एक और बात जो उन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि मेरे मन को छू गई, जो कि संकट की इस घड़ी में जो इनोवेशन और गांव से लेकर शहरों तक, छोटे व्यापारियों से लेकर स्टार्टअप तक, हमारी लैब कोरोना से लड़ाई में नए नए तरीके ईजाद कर रही हैं, नए इनोवेशन कर रही हैं। उन्होंने रेलवे के लोगों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि रेलवे के कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए इच्छा शक्ति के साथ ही बहुत लोग इनोवेशन पर आत्मनिर्भर करते जी। उन्होंने कहा कि हजारों साल की मानव जाति की यात्रा लगातार इनोवेशन से ही इतने आधुनिक दौर में पहुंची है। उन्होंने श्रमिकों की बात की। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को इस समय बहुत कष्ट उठाना पड़ा है और हम सब श्रमिकों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि करीब श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम हो रहा है। कई स्टार्टअप इस काम में जुटे हैं, कई माइग्रेशन कमीशन बनाने की बात हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं उससे गांव में रोजगार, स्वरोजगार और लघु उद्योगों में जो एक विशाल संभावनाएं खुली हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले आयुष्मान भारत के लाभार्थी जो है 1 करोड़ लोग जुड़े थे। अगर गरीबों को अस्पताल में भर्ती होने से पहले इलाज के लिए पैसे देने पड़ते। सुधीर सलूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। शबनम पांडे, बीजेपी नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात की और लोगों को संबोधित किया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं साफ तौर पे ये बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कोरोना वायरस के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को गति देने के साथ साथ अपने पर्यावरण को बचाना, जल को बचाना, तमाम ऐसे पहलुओं पे भी बात की है। कोरोना वायरस के लिए उन्होंने साफ तौर पे लोगों को लॉकडाउन में बहुत सी छूट देने के साथ साथ इस बात से भी चेताया है कि ये अभी भी उतना ही खतरनाक है, इसलिए 2 गज की दूरी,
मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करना उतना ही जरूरी है। लेकिन ऐसे में शबनम पांडे, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लॉकडाउन 4 की बात करें, लॉकडाउन 4 का आज आखिरी चरण है और 5 के लिए गाइडलाइंस भी दे दी गई है कुछ हद तक, और ज्यादा रियायतें देने की बात की गई है। तो बात ये उठती है, सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन 4 में इतना ज्यादा जो दोगुनी रफ्तार से कोरोना वायरस फैला है, ऐसे में लॉकडाउन 5 में किस रफ्तार तक फैल सकता है जिस हिसाब से छूट दी जा रही है, रियायतें दी जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे लॉकडाउन 4 में कोरोना वायरस के केसेस बढ़े हैं, पर उसके साथ साथ ये भी देखना हमें चाहिए कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने के साथ साथ हमारा रिकवरी रेट भी 47.5% है और हमारा डेथ रेट बहुत कम है। हमने इस पर काबू पाया है। तो देखिए, जान है तो जहान को भी बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम जान बचा लेते हैं और आर्थिक गतिविधियों को मंदी की तरफ धकेलते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कल को आर्थिक गतिविधियों की वजह से भी जान को खतरा हो सकता है। तो उसको चरणबद्ध तरीके से खोला है और साथ साथ बार बार उन्होंने कहा है कि अभी भी कोरोना वायरस उतना ही खतरनाक है। जिस तरीके से जनता ने पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी की एक एक बात को अक्षरशः माना है, आज भी उन्हें आर्थिक गतिविधियों को गति देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ को बार बार धुलना, ये सारी चीजें करते हुए आर्थिक गतिविधियों लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही है, लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, प्रशासन ऐसे में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर विफल हुआ है। देखिए, इतने बड़े देश और इतनी घनत्व वाली जनसंख्या वाले देश में निश्चित तौर पे छिटपुट ऐसी बातें भी सुनने को आती है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है, उस पर काबू किया जा रहा है और कई हद तक प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा है कि लॉकडाउन की वजह से जो असामान्य स्थिति देश भर में आया है या विश्व भर में आया है, इससे लाखों करोड़ों लोगों को परेशानियां भी हुई हैं और तो उन परेशानियों पे किस तरीके से काबू पाया जाए, इस पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काम कर रही है। देखिए, अगर देखा जाए तो पूर्वांचल, लेकिन प्रवासी मजदूर जो है वो अभी तक अपने राज्यों में हर कोई पहुंच नहीं पाया है। निश्चित तौर पे प्रवासी मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन 2000 से ज्यादा श्रमिक ट्रेन चलाई गई। प्रदेशों में हजारों से ज्यादा की संख्या में बसेस से लाए गए, उसके बावजूद भी प्रवासी मजदूरों को पूरी तरह से नहीं लाया गया। उनको भी लाने का इंतजाम जरूर किया जा रहा है और उसके साथ साथ भविष्य में वो मजदूर, पांचवा चरण लॉकडाउन का शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक जो कठिनाइयां हैं प्रवासी मजदूरों की, कामगारों की, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, उनकी परेशानी अभी तक सही नहीं हो पाई है। देखिए, इस बात को कहने में मुझे कहीं भी गुरेज नहीं है कि देखिए, जो प्रवासी मजदूर कई लाख के तादाद में हमारे देश में दूसरे प्रदेशों में जाते हैं काम के लिए। खासकर प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बार बार कहा कि पूर्वांचल एरिया जो हमारे देश का है, वहाँ कहीं ना कहीं कामगारों को सहूलियत नहीं रही, अवसर नहीं मिले, तो उन्हें दूसरी जगह जो है प्रवास करना पड़ा अपने काम के लिए। तो आज अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उद्यमियों से बात करके और एक डेटा बना रही है पूरे श्रमिकों की, उनके स्किल को लेके स्किल मैपिंग कर रही है और कल ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने करीबन 19 लाख से ज्यादा कामगारों को अपने ही प्रदेश में, अपने ही घर में काम देने की बात कही है। तो इस तरीके से अब लॉकडाउन के इस असामान्य स्थिति में जिस तरीके से हमारी जीवन शैली बदली है, उसी तरीके से राज्य सरकारों को अपने कामगार मजदूरों के आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ नियम बदले हैं और कुछ अवसर को उत्पन्न किया है और इन अवसर के उत्पन्न होने से निश्चित तौर पे ये जो समस्या है, ये कुछ जो पिछले 10-20 सालों में एक कोड़ की तरह बन गई थी कि हर घर के बच्चे को दूसरी जगह प्रवास करना पड़ता था काम के लिए, आज उन्हें अपने ही प्रदेश में काम मिल जाएगा। तो सरकार ने इस विषम परिस्थिति में उसकी ठोस एक कहा जाए कि ठोस उसके लिए अवसर प्रदान करने का भी काम साथ साथ सरकार कर रही है। तो मजदूरों के प्रति
राज्य सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार की जी। खासकर मैं बात कर रही हूँ, और या हमारी केंद्र सरकार बहुत ही संवेदनशील है और जी। उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के जी। लिए वचनबद्ध भी है। शबनम पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आज दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में छूट का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात में अब शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। राजस्थान में 1 जून से सभी पर्यटक स्थल खुलेंगे। कुछ जो राज्य हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी हैं। क्या क्या चीज़ें वहां पर खोली जाएंगी इसको लेकर। वहीं 30 जून तक अनलॉक 1 की प्रक्रिया जो है वो रहेगी, वो जारी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन 4 की बात करें तो लॉकडाउन 4 का आज आखिरी दिन है। ऐसे में लॉकडाउन 5 को में अनलॉक के बारे में कहा गया है। 3 चरणों में ये बांटा गया है। ऐसे में लॉकडाउन जो पहला रहेगा, लॉकडाउन 5 में अनलॉक का पहला जो चरण रहेगा, उसके लिए राजस्थान में आपको बता दें कि जो पर्यटक स्थल है वो खोलने की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात में अब शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। वहीं राजस्थान में 1 जून से सभी पर्यटक स्थल खुल जाएंगे। 30 जून तक अनलॉक 1 की प्रक्रिया ये जारी रहेगी। आज दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में छूट का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात में अब शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन अपने 5वें चरण में प्रवेश करने वाला है। ऐसे में केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लॉकडाउन 5 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि इस लॉकडाउन में केंद्र के ने अनलॉक 1 की भी गाइडलाइन जारी की, तो कई राज्यों ने अपने अपने सूबे के नियमों की भी बताए कि वो अनलॉक 1 को लेकर किस तरह से लागू करेंगे। पुनीत मोहन लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे लॉकडाउन 5 में जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसको लेकर अगर यूपी की बात करें तो यूपी में क्या क्या चीजें खुलेंगी और क्या क्या उनकी समय जो रहेगा वो किस समय से किस समय तक रहेगा? देखिए, सीधे तौर पे लॉकडाउन 5 को लेकर के केंद्र सरकार ने सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री थे उनके साथ बातचीत करी थी और कई राज्यों ने अपनी अपनी जो प्रस्ताव थे वो रखे थे। उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार का ही जो आदेश था वो मानने का प्रस्ताव रखा था। लॉकडाउन 5 उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा, इसके लिए टीम 11 की बैठक चल रही है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में, और कुछ ही देर में इसकी रूपरेखा सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके के हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि धार्मिक स्थल, क्योंकि यूपी धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है, उसको खोलने की विशेष मांग हो रही थी। साथ साथ तो धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट वाले जिनका बिजनेस काफी डाउन हो रहा है वो लगातार मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि उनके रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है वो खोलने दिए जाएं, क्योंकि उनको काफी घाटा हो चुका है। रेस्टोरेंट कुछ साथ साथ खोले जा सकते हैं, हालांकि उनको पहले ही छूट दी गई है ऑनलाइन डिलीवरी की, लेकिन अब शायद रेस्टोरेंट में बैठने की भी कुछ व्यवस्था होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। इसके साथ ही स्विमिंग पूल और मॉल्स को लेकर के फैसला लेना है, जिसपे गहन बैठक चल रही है और लगातार अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है। स्विमिंग पूल को लेकर के अटकलें तेज हैं कि ये खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे, लेकिन मॉल्स को एक गाइडलाइन के साथ में जहां पर सैनिटाइजर गेट होगा और इसके साथ ही फेस मास्क लगाए, अगर जो नहीं लगाए होंगे उनकी एंट्री बैन होगी। तमाम तरीके की जो नियम है उसके साथ में एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मॉल्स को भी खोलने की परमिशन दी जा सकती है। जी पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे अगर मॉल्स को खोलने की परमिशन दी जाती है और जो मंदिरों की बात करें, धार्मिक स्थल की बात करें, तो क्या मंदिर जो प्रशासन है, धार्मिक स्थल के जो प्रशासन है, उन्होंने तैयारियां अभी से शुरू कर ली हैं और तैयारियां की जा रही हैं, तो उसमें क्या क्या जो गाइडलाइंस है वो किस हद तक फॉलो की जा सकती हैं? देखिए, प्रदेश के जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं उनका जो प्रशासन है उसने सरकार का जो भी नियम है उसको लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए जो क्यू लगती है भक्तों की, उसमें एक विशेष गैपिंग रहेगी। साथ अगर जैसे भंडारे होते थे या विशेष कोई प्रायोजन मंदिर में होता था, वो जब तक सरकार मना कर रही है तब तक के लिए बिल्कुल नहीं होंगे। जब तक कि कोरोना संक्रमण है, लॉकडाउन है, तब तक बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसा कोई आयोजन नहीं किया जाएगा जिससे भीड़ भाड़ लगे। सीधे तौर पर मंदिर, मस्जिद, चर्च,
गुरुद्वारे सबके लिए यही नियम रहेंगे। चर्च में भी जो संडे को प्रेयर होती है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना होगा, और जो डिनर वगैरह होते थे वो कैंसिल हो जाएंगे प्रॉपर तौर पे। और सीधे तौर पे किसी तरह का कोई भी ऐसा आयोजन किसी भी धर्म को अलाउ नहीं है कि वो करें जिससे कि भीड़ भाड़ इकट्ठा हो, क्योंकि जब तक सरकार की गाइडलाइन है, मंदिर प्रशासन हो या चर्च प्रशासन हो या मस्जिद प्रशासन हो, सभी ने साफ तौर पे अपना डिक्लेरेशन दे दिया है कि हम सरकार की गाइडलाइन को पूरी तरह फॉलो करेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर शॉपिंग मॉल की बात करें, शॉपिंग मॉल अगर खुलते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर शॉपिंग मॉल खुलेंगे तो भारी भीड़ लोगों की लग सकती है, लोग भारी संख्या में ऐसे जाते हैं, तो ऐसे में शॉपिंग मॉल जो है वहां पर किस तरीके से बंदोबस्त किए जाएंगे? देखिए सलोनी, शॉपिंग मॉल्स को लेकर के सैनिटाइजेशन गेट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही एंट्री एक लिमिटेशन तक होगी, एक लिमिटेड एंट्री होगी, उसके बाद लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही जो सिनेमा हॉल है, मॉल्स हैं, उनमें जो हॉल है वो सब भी खोले जाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। और सीधे तौर पर सैनिटाइज कराने की एक प्रक्रिया होगी, दिन में 3 बार इसको सैनिटाइज कराना होगा। वीकली हो सकता है कि वीकली एक ऑफ मॉल में भी रखा जाए और उस दिन पूरा प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा। कहीं ना कहीं अब कोरोना के साथ लोगों को जीने की आदत डालनी पड़ेगी और सीधे तौर पे ज्यादा दिन तक किसी व्यवसाय को बंद नहीं रखा जा सकता है, इसीलिए सरकार साथ साथ ज्यादातर व्यवसायों को छूट दे रही है। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस संक्रमण के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 68 दिनों की पाबंदी के बाद चरणबद्ध तरीके से बंदिशें हटाने का ऐलान कर दिया है। 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन 5 के दौरान पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेंगी। इसके अलावा बाकी जगह पर सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर दिल्ली में जिस तरीके से लॉकडाउन 5 की बात करें तो दिल्ली में क्या क्या जो स्थल है, अगर धार्मिक स्थल है या मॉल्स हैं, क्या क्या खुल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर क्या पूरे देश के अंदर लॉकडाउन 5 चलने वाला है, यानी कह सकते हैं कल से लागू होगा, मगर हर तरीके से लोगों को राहत देने की गई है, मतलब लॉकडाउन के अंदर छूट दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अब दिल्ली के अंदर भी धार्मिक जो स्थल है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, की बात करें या कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले जो है उनमें से एक दिल्ली भी है, यहाँ से बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर अभी भी लगभग 90 रेड जोन के हॉटस्पॉट्स इलाके के अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, दिल्ली की स्थिति अच्छी नहीं है, मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के अंदर राहत देने की कोशिश की है, मतलब छूट देने की कोशिश की है, वो जरूर देखने वाली बात होगी किस तरह से कार्य किया जाएगा। मगर एक चीज और गौर करने वाली होगी, अगर लोगों को राहत मिलेगी, मतलब बाहर निकलने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी, कार्य करने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना पेशेंटों की गिनती है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अभी तक जो चौथे लॉकडाउन के अंदर जो कोरोना पेशेंटों की गिनती है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। लगभग 24 घंटे के अंदर भी 1100 से ज्यादा के मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब 5वां लॉकडाउन की शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं और ज्यादा गिनती तेजी से बढ़ सकती है, मगर देखना होगा सरकार इसको कितना नियंत्रण कर सकती है। जी तिवारी, अगर यहाँ पर बड़ा सवाल ये बनता है, जिस तरीके से शराब की दुकानें खुली, शराब की दुकानों पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, तो ऐसे में लॉकडाउन 5 में और ज्यादा रियायतें और ज्यादा छूट मिलेगी, तो इस कड़ी में प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से एक ही तैयारी ज्यादा की जा रही है, लोगों को जागरूक करने की है। ऐड दिए जा रहे हैं, विज्ञापन दिए जा रहे हैं, हर तरीके से टीवी वगैरह पे कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाया जाए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने आप को बचाना भी है। मगर कहीं ना कहीं जो शराब की दुकानों को पहले जो खोला गया था वो सरकारी दुकानें खोली गई थी, जो मतलब गवर्नमेंट के अंडर से जो थी, मगर अब जब 5वें लॉकडाउन के अंदर जो प्राइवेट दुकानें हैं शराब की, उनको भी खोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब लोगों की गिनती और ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार लोग अपनी दुकानों के लिए या फिर शॉप के लिए या फिर वाइन शॉप के लिए जो प्राइवेट खुलेंगी उनके लिए हर तरीके से भागेंगे, ताकि कोशिश ये की जाए कि लोगों को सुविधाएं दी सके। मगर जब लोगों को सुविधाएं मिलेंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जाएगा और उसी का तरीका होगा कि भी लोगों को जागरूक करने का। मगर जागरूक के साथ साथ लोगों को खुद भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपने आप को भी बचाना है और औरों को भी बचाना है। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 68 दिनों की बंदी के बाद अनलॉक की दिशा में भारत के कदम बढ़ रहे हैं।
देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए 3 चरणों में बंदिशें खत्म होंगी। 1 जून से देश में बिना पास के कहीं भी आ जा सकेंगे। आपको बता दें कि जो कर्फ्यू है वो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ही पाबंदी रहेगी। वहीं 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोल दिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1 जून से पर्यटक स्थल खुलेंगे। वहीं देश भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और अगर संख्या की बात करें तो ये आंकड़े 1,82,143 पर पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 8,380 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण ने 193 लोगों की जान ले ली है। फरीदाबाद में आज 15 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजस्थान में 76 नए मामले सामने आए हैं। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। जो संख्या है कोरोना मरीजों की वो बढ़ती ही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हालांकि लॉकडाउन 4 का आज आखिरी दिन है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने 68 दिनों की जो 68 दिनों की जो पाबंदी है उसको चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी कर ली है। ऐसे में कोरोना वायरस के मामले जो हैं लॉकडाउन 4 में दोगुनी रफ्तार से बढ़े हैं। अब देखना ये होगा कि लॉकडाउन 5 में जब और ज्यादा रियायतें दी जाएंगी तो प्रशासन, सरकार की ओर से क्या कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। संदीप अग्रवाल जयपुर से संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अपना पैर पसार रहा है और अपना कहर जो लगातार असम में बरस रहा है। उसमें आज सुबह की बात करें, अभी तक के 76 नए पॉजिटिव केसों की पुष्टि हो चुकी है और वहीं पर 8,693 पॉजिटिव केस हो चुके हैं पूरे प्रदेश भर में। और वहाँ पे बता दूं आपको मैं कि 1961 पॉजिटिव केस एक्टिव हैं और जिनमें से 308 जो एक्टिव केस है उनको गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं पे अभी तक जो मौतें हो चुकी हैं वो 194 मौतें हो चुकी हैं और 91 मौत सबसे ज्यादा राजस्थान के जयपुर प्रदेश की राजधानी है वहां से हुई है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और जो मुख्यमंत्री लगातार अशोक गहलोत है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। 5 जो लॉकडाउन अनलॉक 1 कहें या फिर उसको लॉकडाउन 5 कहें, उसके लिए भी विस्तार से गाइडलाइन है सख्ती से पालन के लिए गाइडलाइन जारी कर चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सलोनी। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे, अगर 33 बात करें 33 के 33 जो जिले हैं वो प्रभावित है कोरोना वायरस की वजह से, तो ऐसे में और क्या कड़े कदम उठाए जा सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन 5 में तो और ज्यादा रियायतें मिलने वाली हैं। बिल्कुल, ये सही कह रहा हूँ कि 33 के 33 जिले हैं वो संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वायरस से। और जो मैं बता दूं, आज से करीब 5 रोज पहले जब हमने एनबी के थ्रू बात की थी, वाया एनबी दर्शकों को बताया था, उसमें केवल 3 जिले थे जिनमें कोरोना वायरस की दस्तक नहीं थी। लेकिन जो एक विशेष रूप से ग्रीन जोन में रखा गया था, श्री गंगानगर जिला, वो भी अब संक्रमित हो चुका है। वहाँ पे करीब 1.5 दर्जन के लगभग संक्रमण से लोग पीड़ित हो चुके हैं और वहाँ पे भी उसकी पूरी सीमाएं जो है सील कर दी गई है सभी जिलों की। लेकिन जो एहतियात के तौर पर विशेष अनुमति ये कहें कि जो कुछ चीजें हैं उनको आवागमन के लिए नहीं किया गया, वो विशेष अनुमति लेके ही प्रतिबंधित एरिया में जा सकेंगे, आ सकेंगे। और ऐसे में बात करें ग्रीन जोन की, ग्रीन जोन अभी तक कोई नहीं है और सारे जो भी संक्रमित जिले हैं वहाँ पे भी कर्फ्यू लगा दिया गया है और लगातार प्रशासन सतर्क है। संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। पूजा शर्मा फरीदाबाद हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पूजा शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं उसी कड़ी में अगर प्रशासन की बात, राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने दिल्ली से सटे हुए अपने बॉर्डर भी सील कर दिए हैं। तो ऐसे में कोरोना वायरस से कैसे निजात पाई जा सकती है? जी बिल्कुल, हरियाणा में कोरोना को लेकर हालात बहुत अच्छे नहीं है। पिछले 24 घंटे की यदि बात करें तो 8,360 मामले आ चुके हैं और
193 मौत कोरोना से हो चुके हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन जारी हुई है, लॉकडाउन 5 नहीं अनलॉक 1 कहा जा रहा है, इसको फेजेस में इस लॉकडाउन को खोला जाएगा। तो उसे लेकर हरियाणा सरकार लगातार मंथन कर रही है। गृह मंत्रालय जो है लगातार मंथन कर रहा है कि किस तरह से इस अनलॉक को जो है लागू किया जाए, ताकि हरियाणा जो है कोरोना को लेकर और अधिक ना बढ़े। तो इसके लिए जो है जितने भी जिले हैं उनके अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और हरियाणा सरकार ने हर जिले के जो डीसी हैं उनसे फीडबैक मांगा है, सुझाव मांगे हैं, क्योंकि जिला स्तर पर अधिकारी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि उनके यहाँ पर किस चीज की क्या जरूरत है। तो ऐसे में संभवतः जो है कल फीडबैक के बाद हरियाणा सरकार इस मामले में कोई निर्णय लेगी, क्योंकि एक बड़ा सवाल हरियाणा के लिए यह भी है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो है खोल दिए गए हैं इस अनलॉक 1 में। तो ऐसे में दिल्ली और फरीदाबाद बॉर्डर करे या जो जिले हैं जो हरियाणा के साथ और दिल्ली के साथ लगते हुए हैं, उनके बॉर्डर को सील किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर भी कल निर्णय हरियाणा सरकार दे सकती है। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। और सभी जिलों के जो जिलाधीश हैं, जिला उपायुक्त हैं, उन्होंने जो ये एक मैसेज कन्वे किया है शहर के अपने अपने शहर के लोगों को कि उसी के आधार पर जब हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइंस आएंगी उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। बेशक अनलॉक 1 है, लेकिन जिलावार जो स्थिति होगी उस स्थिति को भांपते हुए ही छूट का दायरा जो है सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि हर जिले के जो जिलाधीश हैं, जो प्रशासन है, उसकी जवाबदेही है हरियाणा सरकार। बिल्कुल पूजा शर्मा, यहाँ पर हर गाइडलाइन जो है उसको फॉलो करने के बाद ही फैसले लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।